ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मतलब इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने बेसिक चीजें आई थिंक सो जान ली होंगी। एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो, हमने कहाँ तक कर लिया है। आई थिंक सो हमने कंपनी की शुरुआत कर दी थी, ये कंपनी क्या होती है। अब एक चीज मुझे बताओ कि क्या मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का शुरू कर दिया था फंडा, या अभी नहीं किया था। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस जो होता है, इसके बारे में एक बार मुझे बता दो। लास्ट लेक्चर मैंने कहाँ एंड किया था, कौन से नोट पे एंड किया था, वो मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, माइक ही नहीं लगा हुआ यार। ठीक है, पार्टनरशिप तो मैंने आई थिंक करा दिया होगा, उसके आगे भी तो बढ़ गया हूँ मैं। उसके आगे भी तो काफी कुछ करा दिया होगा मैंने। अरे तुम लोग भी ना। ओके, गॉट इट, मिल गया। सो बेसिकली हम पिछले लेक्चर में, खैर वो वाली फाइल यहाँ पर, हाँ ये वाली फाइल, ये थी ना, ये तो फाइल में ढूंढ रहा था, और क्या ढूंढ रहा था। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है आगे फर्दर कंपनी के बारे में। मैंने काफी कुछ आपको बता दिया था कि कंपनी में शेयर क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। उसके बाद अब बार आती है यहाँ पर कि जनरल पब्लिक से जो हमने शेयर की बात की थी, कि मैंने रिश्तेदारों से ले लिए, उसको दे दिए, उसको दे दिए, उसको बांट दिए, उनको किस तरह से प्रॉफिट होगा, किन किन लोगों में हम शेयर्स वगैरह बांटते हैं, आउटसाइडर्स को बांटते हैं, ये सब चीजें हमारी डिस्कस हो गई थी। ठीक है, अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको कुछ पर्टिकुलरली। अब हम बात करेंगे किस बारे में, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी टेक्निकल चीजों के बारे में। पहले हमने प्रैक्टिकल बातें तो बहुत सारी कर ही ली है। ठीक है, अब टेक्निकल में हम क्या बात करने वाले हैं। टेक्निकल में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि ये जो अभी तक हमने कंपनी एक स्टार्ट की थी, जिस कंपनी में बहुत सारे शेयर्स थे, अब उस कंपनी को और बहुत आगे एक्सपेंड करना है, तो वो अपने जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक में लेकर आती है। जनरल पब्लिक यानी कि आम जन में, अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, रिलेटिव से बाहर भी लेकर आती है, और उसको अपने आप को, शेयर्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपनी कंपनी के। ठीक है, अब अभी तक जो हमारी कंपनी थी वो एक कहलाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अभी तक जो एक कंपनी कहलाती है वो कहलाती है एक प्राइवेट कंपनी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, लेकिन 200 शेयर होल्डर ही इसमें, शेयर होल्डर तो मतलब कि 200 पर्टिकुलर शेयर होल्डर ही हो सकता है, उनका नंबर शेयर जितने भी हो, लेकिन मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो 200 ही हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, यानी कि इसके शेयर जो होते हैं वो मार्केट में, मार्केट मतलब जैसे आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जहां से किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, वहां पर इसके शेयर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, ये शेयर्स केवल और केवल अवेलेबल रहते हैं कहां पर, कुछ चुनिंदा लोगों के अंदर ही, और वो कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है। और अगर उसको अपने शेयर्स 200 लोगों से ज्यादा तक पहुंचाने हैं, उसको और एक्सपेंड करना, उसको और पैसा चाहिए, तो वो एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर लेती है, तो वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। अब यहां पर अमूमन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन किसमें होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है आपका प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी, जिसको हम एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कहते हैं। पब्लिक लिमिटेड को कंफ्यूज कर लेते हैं जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उससे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमेशा यही एग्जांपल देता हूं, और आज भी एक चीज आपको बताता हूं जिससे आप के दिमाग में ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कि एक होती है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होती है प्राइवेट अंडरटेकिंग या फिर प्राइवेट सेक्टर की कह लीजिए, ठीक है, और एक होती है पब्लिक सेक्टर की कंपनी, एक होती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं, अगर मेरी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर है, अगर वो 50% से कम शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती है, और अगर 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट के पास है, तो वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है। तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, वो इन दोनों में कोई भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं एसबीआई। एसबीआई क्या है, एसबीआई के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, सेल परचेज कोई भी उसको परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, यानी कि वो पब्लिक कंपनी हुई। ठीक है, लेकिन एसबीआई में तकरीबन 54-55% हिस्सा जो है वो सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसलिए वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो एसबीआई को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, एसबीआई इज अ पब्लिक सेक्टर, एसबीआई कम्स अंडर अ पब्लिक सेक्टर एंड इट इज अ पब्लिक कंपनी, इट इज अ पब्लिक कंपनी और इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस तरह से हम एसबीआई को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल ले रहा हूं रिलायंस का। रिलायंस का अगर एग्जांपल लूंगा तो रिलायंस क्या है, रिलायंस एक यहां पर प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। रिलायंस गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग नहीं है उसके अंदर, कम है ना, मतलब 50% से कम होगी, और जबकि इसके शेयर जो है मार्केट में अवेलेबल है परचेज सेल के लिए, तो एक ये पब्लिक कंपनी भी है। ठीक है, तो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी है और पब्लिक कंपनी भी है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका प्राइवेट पब्लिक का। ठीक है, अब मान लीजिए कल को मैं लर्निंग नीति जो है इसको, अभी तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है लर्निंग नीति हमारी, अगर कल को लर्निंग नीति को मैं एक कंपनी बनाता हूं, तो लर्निंग नीति क्या होगी, लर्निंग नीति जो होगी वो यहां पर मैं उसको बनाऊंगा, वो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। पहली चीज तो ये, क्योंकि हमारे में कोई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, और मैं इसके शेयर्स मार्केट में नहीं लाऊंगा क्योंकि मुझे इतना बड़ा एक्सपेंशन करना ही नहीं, मुझे 200 लोगों से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही रजिस्टर करूंगा कि 200 लोगों तक ही इसके शेयर रहेंगे। तो ये यहां पर एग्जांपल हुआ, लर्निंग नीति इज अ प्राइवेट सेक्टर एंड अ प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई इज अ पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक लिमिटेड, एंड रिलायंस इज अ प्राइवेट सेक्टर एंड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ओके, आई होप सो कि मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और कोई पॉइंट बचा है कि पब्लिक का पब्लिक हो गया, प्राइवेट का प्राइवेट हो गया, प्राइवेट का पब्लिक होगा, पब्लिक का प्राइवेट। अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसी कंपनी है सर जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड है, तो जी हाँ, अभी कुछ दिन पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके मार्केट में शेयर अवेलेबल नहीं है लेकिन वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसके बारे में यहां पर सरकार काम भी कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि सरकार अपना हिस्सेदारी बेचती है, जनरल पब्लिक को दे देती है। अभी हाल ही में एलआईसी के साथ यही हुआ, एलआईसी में गवर्नमेंट का सारा हिस्सा था, तो एलआईसी में थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने जनरल पब्लिक को बेच दिया। तो एलआईसी यहां पर पहले, आज से पिछले साल पहले, एलआईसी एक पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर कंपनी हुआ करती थी, बट इट वाज अंडर दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल था, ऐसे और भी एग्जांपल होंगे, वो एक एग्जांपल था आपका, जो एक चौथी चीज आपके सामने बनती है। तो आई होप सो कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है,
इसके अलावा यहां पर अब जो एक चीज दे रखी है, यहां पर एक कंपनी के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रखा है, कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन यानी कि ये कंपनी एक्ट के तहत बनाई गई है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि ये कोई भी एक, जैसे लर्निंग नीति है जिसकी मैंने प्रोप्राइटरशिप आपको बताया कि स्मृति मैम उसकी प्रोप्राइटरशिप है, उसकी मालिक है। तो कल को अगर इन केस कोई भी एक सिंगल पर्सन मालिक है, यानी कि एक सिंगल एंटिटी दिख रही है ना, मैडम मालिक दिख रही है आपको, दिस इज द मालिक, दिस इज द ओनर। लेकिन कंपनी जो है अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम नहीं करती, क्योंकि कंपनी में अपने आप में कोई एक सिंगल पर्सन ओनर नहीं है। कंपनी में जितने शेयर होल्डर है वो सभी ओनर है कंपनी के। तो कंपनी एक ये तो नहीं कह सकती ही इज द ओनर और ही इज द ओनर, नहीं कह सकती। तो कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी यहां पर देखने को मिलती है। इट इज अ सेपरेट एंटिटी। वो सेपरेट एंटिटी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बट इट इज अ सेपरेट एंटिटी इन टर्म्स ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन। वो अपने आप को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह दिखाती है कि मैं कंपनी हूं, मैं खुद ही अपनी ओनर हूं। ठीक है, तो दैट इज इट, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, परचेज सेल कर सकता है प्रॉपर्टी, कैन स्यू एंड स्यूड अपॉन, इवन मेंबर कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। यानी कंपनी, यानी कि मान लीजिए आज की डेट में अगर लर्निंग नीति ने किसी के साथ यहाँ पर टाई अप करना है, कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वहां पर नाम आएगा स्मृति सेठी ऑन बिहाफ ऑफ द लर्निंग नीति। इस तरह से नाम आएगा, स्मृति सेठी के साइन हो जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को यहाँ पर किसी के साथ टाई अप करना है, तो कंपनी अपने बिहाफ पर वहां पर जो भी उसके एलिजिबल डायरेक्टर हैं, जो भी उसके साइनिंग अथॉरिटी है, वो तो साइन करेंगे, लेकिन नीचे नाम कंपनी का है कि कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब यहां पर जो स्मृति मैम कॉन्ट्रैक्ट कर ले, चाहे लर्निंग नीति कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वो कॉन्ट्रैक्ट उसी का ही माना जाएगा, लर्निंग नीति का ही माना जाएगा। स्मृति मैम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो लर्निंग नीति का कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रही है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अपने पर्सनल सब कुछ कर रही है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी में कर रही है, तो स्मृति मैम इज द एंटिटी जो कि उसकी ओनर है। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन होता है कि जो भी ओनर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर मिसहैप हो जाता है, तो ऐसी एंटिटी जिसके ओनर के या जिसके मेंबर के किसी भी व्यक्ति के डेथ होने से उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़े। कंपनी है, कंपनी के हजारों मेंबर है, मान लीजिए 200 मेंबर है, चलो प्राइवेट कंपनी है तो 200 मेंबर है, लेकिन अगर किसी भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के चलने पर। कंपनी चलती रहेगी हमेशा की तरह, रूटीन में चलती रहेगी, क्योंकि जो शेयर होल्डर है, जो एक कंपनी का शेयर होल्डर है, उसकी अगर मृत्यु होती है तो उसका जो भी नॉमिनेशन उसने करवा रखा हो तो उसको यहाँ पर शेयर मिल जाएंगे, तो उसकी जगह वो रिप्लेस कर जाएगा या फिर वो शेयर किसी और को दे दिए जाएंगे। तो वो शेयर अपना हाथ बदलते हैं, शेयर्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, ऐसा नहीं वो शेयर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही एक प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप है, उसमें से अगर किसी भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, प्रोप्राइटरशिप में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नया सब कुछ कराना है। पार्टनरशिप में दो बंदे पार्टनर है, एक पार्टनर की मृत्यु हो गई तो नई पार्टनरशिप डीड होगी, नया सबको रजिस्ट्रेशन होगा, नया पार्टनर आएगा उसके अंदर, तो वो एक उसमें किसी भी तरह का परपेचुअल सक्सेशन नहीं रहता, लेकिन कंपनी केस में परपेचुअल सक्सेशन रहता है। कॉमन सील, कॉमन सील होता है एक मोहर, एक पर्टिकुलरली हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जहां पर भी कंपनी अपने अथॉरिटी देती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कर रही है, परचेज कर रही है, सेल कर रही है, कुछ भी कर रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही है, तो कंपनी की सील होती है जो कि ऑथेंटिकेटेड होती है, कि ऑथेंटिसिटी है कि ये कंपनी के द्वारा अप्रूव किया गया है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि जितने आपके शेयर होल्डर हैं, जो भी शेयर होल्डर हैं, उन्होंने जितना शेयर ले रखा है उतनी उसकी लाइबिलिटी होगी, उससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। यानी कि उससे ज्यादा उसको नहीं कहा जाता। कंपनी मान लो डूब गई कल को, है ना, तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर इंटू जो भी पैसा बनता है, मेरे से उतनी लाइबिलिटी है, मेरे से उतना हिस्सा मांगा जा सकता है। मेरे से ऐसा नहीं है कंपनी डूब गई जी 1000 करोड़ लाओ, तुम तो मालिक थे उसके, नहीं, जितना मैं मालिक हूं इससे का उतना ही मेरी लिमिटेड है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, इसमें यहां पर यही आता है कि इवन दो द शेयर होल्डर आर ट्रू ओनर, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और वो यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। हर एक डिसीजन, जरूरी नहीं है कि हर एक डिसीजन ही यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले, कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो कि वोटिंग पर निर्भर रहते हैं। शेयर होल्डर सभी लोग वोट्स डालते हैं और फिर फाइनल उसका अप्रूवल मिलता है, तो वो भी यहां पर एक रहता है। लेकिन स्टिल मैनेजमेंट जो होती है वो सेपरेट होती है जो उसके ओनर होते हैं। सेपरेट लीगल स्टेटस, इसको अलग से लीगल स्टेटस दिया जाता है, अलग से ये कॉन्ट्रैक्ट में अलग से लॉ के तहत बाइंडिंग है, लॉ के तहत ये बाइंड होती है, कानून के तहत इसको यहाँ पर अलग नजरिए से देखा जाता है।
कोर्ट में अगर केस फाइल करना तो आप कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, तो इसका अलग एक लीगल स्टेटस आंकलन किया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक कंपनी के बारे में बताया, कंपनी क्या है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, देखो पार्टनरशिप इज नॉट सुटेबल, ये सारा का सारा वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको पिछले कुछ 2 चैप्टर्स में बताई थी। आई होप सो कि ये वाला फंडा अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट कहलाता है जब एक कंपनी जो है वो प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड की तरफ बढ़ना चाहती है, पब्लिक कंपनी बनना चाहती है। प्राइवेट तो बन ही गई थी लेकिन अब पब्लिक बनना चाहती है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, या फिर हम आगे अपने फंडे पे चलते हैं जो कि हम फाइनेंशियल मार्केट का फंडा जिसको कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, वैसे तो देखो फाइनेंशियल मार्केट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट की ऑफिशियल डेफिनेशन वगैरह जो लिख रखी है कि ऐसे कोई जगह जहां पर कमोडिटीज की सेल परचेज होती है उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में ना ही केवल स्टॉक मार्केट जबकि और भी बहुत सारी मार्केट्स यहां पर इन्वॉल्व रहती हैं। एक फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन यहां पर अकेली आपकी स्टॉक मार्केट जिसको मैं कैपिटल मार्केट कहता हूं उस तक सीमित नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट डेफिनेशन में ये सारी की सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम ये सब चीजें, क्रेडिट मार्केट जो कि बैंक हम कर चुके हैं, आने वाले लेक्चर में मनी मार्केट करेंगे, डेट मार्केट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट खैर कुछ खास नहीं है, डेरिवेटिव मार्केट करेंगे, इंश्योरेंस का आपका इसमें सिलेबस में नहीं है, तो म्यूचुअल फंड भी मैं करवाऊंगा इसी लेक्चर में। ठीक है, तो ये आपका सेगमेंट्स है फाइनेंशियल मार्केट में, जिसमें सबसे पहले हमारा जो फोकस रहता है, जो मेरा इस पर्टिकुलरली अभी आने वाले कुछ लेक्चर्स में जो फोकस रहेगा वो ये वाला रहेगा, दैट इज द कैपिटल मार्केट के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट जो है वो एक प्रकार की ऐसी मार्केट है जहां से आप फंड्स अरेंज कर सकते हो, जिन फंड्स की बात मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ करी थी। ठीक है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड रुकना, अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई होप सो कि वैसे अभी तक आपने पढ़ लिया होगा इसको। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी वैसे थोड़ी थोड़ी चीजें बता चुका हूं, बाकी कुछ टर्म्स आई हैं वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राइमरी मार्केट। जब भी कोई भी कंपनी जो है प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना चाहती है, तो उसको जिस मैकेनिज्म से गुजरना पड़ता है उस मैकेनिज्म की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से, एक ऐसी लोकेशन से जिसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ये प्राइमरी मार्केट एज सच कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, कोई जगह नहीं है कि जहां पर ये मार्केट आपके लिए अवेलेबल रहे। ये बेसिकली एक ऐसी रैंडम वर्चुअल लोकेशन है जहां पर आप जाकर शेयर्स को परचेज कर सकते हो। और ये शेयर्स कब है? जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर रही है, पहली बार।
फर्स्ट टाइम इट इज एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर इन द मार्केट, फर्स्ट टाइम इट इज कमिंग अप विद द शेयर्स फॉर द जनरल पब्लिक। ठीक है, पहली बार। अभी तक 200 मेंबर थे, अब उसको और ज्यादा मेंबर चाहिए, और ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है और वो लॉन्चिंग की जाती है प्राइमरी मार्केट में। एक बार पढ़ो इसको, समझ में कितना आता है देखो। ठीक है, कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह टर्म समझ नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। जो ये प्राइमरी मार्केट में जो चीज आती है, जो मैकेनिज्म इशू किया जाता है, जिसके थ्रू यहां पर कंपनी मार्केट में आती है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं आईपीओ, दैट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं यहां पर है या नहीं है, तो चलो बाद में आएगा, हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो लॉन्च करेगी उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। और ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहां आती है? प्राइमरी मार्केट में आती है। ठीक है, अब आईपीओ का एक प्रोसीजर होता है, एक सेट स्टैंडर्ड होता है, सेट स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वो होता है। इस प्रोसीजर को यहां पर फॉलो करना होता है उस कंपनी को। और ये प्रोसीजर में क्या रहता है, सबसे पहले आपको सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करना है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको मंजूरी देगा, आपकी कंपनी के बारे में सारी चीजें देखकर, हिस्ट्री देखकर, ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखकर, सब चीजें एनालाइज करने के बाद आपको मंजूरी दी जाएगी आपको अपना आईपीओ लॉन्च करने की। आईपीओ जब आप लॉन्च होते हो तो आईपीओ में यहां पर आप अपने शेयर्स को एक पर्टिकुलरली प्राइस देते हो, प्राइस बताते हो कि किस प्राइस पे एक जनरल पब्लिक को मैं अपने शेयर देना चाहता हूं, तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड में अपने शेयर को जारी करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक शेयर जो 100 रुपए में जारी किया है, तो आप प्राइस बैंड दोगे 100 से 120 का। इस रेंज को हम कहते हैं प्राइस बैंड। क्या कहते हैं? प्राइस बैंड कहते हैं। ये जो प्राइस बैंड है, इसका मतलब क्या होगा? ये लोअर प्राइस है, ये अपर प्राइस है। यहां पर आप के द्वारा, जनरल पब्लिक के द्वारा, यहां पर उनको कहा गया कि हम इस प्राइस बैंड में शेयर अपना जारी कर रहे हैं और हम तकरीबन 1 लाख शेयर कंपनी के देना चाहते हैं जनरल पब्लिक में। छोटी अमाउंट लिखी है मैंने, 1 लाख तो है ना, लेकिन जस्ट सिंबल समझने के लिए 1 लाख शेयर हम जनरल पब्लिक को देना चाहते हैं 100 से 120 रुपए में। आप अप्लाई कीजिए। तो जनरल पब्लिक यहां पर इस पर्टिकुलरली आईपीओ में अप्लाई करना शुरू करती है। ये आईपीओ की जो मैकेनिज्म होता है, ये आपके 2-3 दिन 4 दिन के लिए ओपन होता है ये सिस्टम, जिसमें आपको सिंपल और सिंपल अप्लाई करना है। अभी एप्लीकेशन ओपन होती है, अप्लाई करना है। अब अप्लाई आप करोगे, कुछ लोग 100 रुपए पे कर देंगे, कुछ 101 पे, कुछ 102 पे, 105 पे, 110 पे, 120 पे करेंगे। अप्लाई करने वाले जिस भी रेट पर आप कर सकते हो, 100 से 120 के बीच में कितने भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपने मान लीजिए शेयर किसी पर्सन ने जो अप्लाई किए, अब अप्लाई करने वाले की संख्या जो होगी 5 लाख होगी। शेयर आपके पास जो इश्यू किए जा रहे थे वो केवल 1 लाख थे। ठीक है, सो 1 लाख शेयर थे और अप्लाई करने वालों की संख्या यहां पर हो गई 5 लाख। और प्राइस बैंड जो था वो मेरा 100 से 120 था। अब ये 1 लाख कैसे किया जाएगा? क्या इन 5 लाख के 5 लाख लोगों को शेयर दे दिए जाएंगे? नहीं, शेयर सिर्फ 1 लाख ही जारी किए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जारी किए जाएंगे। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि किसको 1 लाख शेयर मिलेंगे इन 5 लाख में से? सबसे पहली चीज तो ये देखी जाएगी कितने लोगों ने मैक्सिमम कैप पर अप्लाई किया है। जितने लोगों ने 120 रुपए में अप्लाई किया, मान लीजिए 120 रुपए में अप्लाई करने वाले ही 1 लाख लोग थे, या 120 में अप्लाई करने वाले ही 3 लाख लोग थे, बाकी सब ने यहां पर 120 से कम किया, तो मैं अपनी कंपनी का शेयर उन लोगों को क्यों दूं जिन्होंने 119 118 पे दिया, जबकि मेरे पास 3 लाख लोग 120 पर ही लेने के लिए रेडी हैं। ठीक है, सही बात है ना?
तो अब इन 3 लाख लोगों में से चुनने का जो मैकेनिज्म होगा वो सिंपल एक लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी सिस्टम के तहत जिसकी किस्मत होगी जैसी, उसको इस कंपनी के उन 1 लाख शेयर उस पर्सन को, उन व्यक्तियों को, एक मैक्सिमम कैप भी होती है जो हम पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति कितना मैक्सिमम शेयर अप्लाई कर सकता है, वो भी पढ़ेंगे हम। उस व्यक्ति को उतने शेयर अलॉट हो जाएंगे अगर उसका लॉटरी में नाम आता है, तो उसको यहाँ पर एप्लीकेशन जो है, जो उसने अप्लाई किया था शेयर, अब उसको शेयर जो है वो अलॉट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो स्टेटस कहलाता है वो कहलाता है अलॉटमेंट का। उसको अब अलॉट हो चुका है शेयर्स, दैट इज द शेयर्स हैज बीन अलॉटेड। द नेक्स्ट स्टेप इज द अलॉटमेंट। अब जब नेक्स्ट स्टेप हो गया, अलॉटमेंट का स्टेप हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, एक सेकेंड। ओके, अब जब शेयर अलॉट हो गया, नाउ व्हेन द शेयर हैज बीन अलॉटेड, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस शेयर की, जितने भी शेयर्स यहां पर अलॉट किए गए हैं, इन शेयर्स को यहां पर लिस्ट करवाना पड़ेगा। अब जो शेयर्स लिस्ट होते हैं वो कहां पर लिस्ट होते हैं, शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंजेस की डिटेल पढ़ेंगे एक बार। मैं आप ना रफ मतलब ऊपर ऊपर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डिटेल में हम दोबारा से इस चीज को करेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज लाइक द एनएससी है, बीएससी है इंडिया में, इस तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस पर हम शेयर्स को लिस्ट करवाते हैं, अपनी कंपनी का शेयर जो है वहां पर ओपन करवाते हैं, स्टार्ट होता है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का क्या मतलब है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का मतलब है कि अब ये शेयर जो है, जो प्राइमरी मार्केट थी, ये पूरी की पूरी प्राइमरी मार्केट थी आईपीओ वाली, अब लिस्ट होने के बाद वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा, तो वो शेयर यहां पर पहुंच जाएगा कहां पर, सेकेंडरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट क्या, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं सेल परचेज के लिए किसी भी व्यक्ति को के द्वारा। मतलब मैं, आप, कोई भी व्यक्ति जिसने चाहे आईपीओ में अप्लाई किया था, नहीं किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका सेकेंडरी मार्केट में जाकर यहां पर शेयर्स को सेल परचेज कर सकता है, बशर्ते कोई बेचने वाला बैठा हो तभी, है ना। ठीक है, बाइंग सेलिंग होती है वहां पर, कोई बेचेगा, मैं खरीदूंगा। मान लीजिए मैंने कहा कि शेयर का प्राइस 120 रुपए पे उन्होंने कहा था, लिस्ट किया था 120 रुपए शुरुआत हुई थी, उस शेयर की प्राइस मैंने मांग ली 150 रुपए, है ना। मैं बेचने को तैयार हूं, लेकिन मैं कहूंगा 150 रुपए। अगर कोई देने को तैयार है 150 रुपए, मुझे परचेज करने को तैयार है, तो ठीक है, 150 रुपए में परचेज कर लिया जाएगा। गॉट इट। तो वो 150 रुपए में परचेज हो जाएगा, कोई व्यक्ति को मिल जाएगा, मैं बेच दूंगा, मुनाफा कमा लूंगा, और वो व्यक्ति 150 में, फिर इस तरह से मोल भाव ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई के हिसाब से शेयर मार्केट यहाँ पर काम करती रहती है। अगर किसी शेयर का प्राइस यहाँ पर डिमांड बहुत अच्छी खासी आ गई, उसकी लोग खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी के बहुत अच्छा फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी ग्रो करना चाहती है, ग्रो कर रही है, प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, उन सबको एस्पेक्ट को देखते हुए अगर कंपनी, लगता है कंपनी ग्रो करेगी, तो लोग उसको खरीदते हैं, शेयर प्राइस बढ़ते रहते हैं, फिर कोई बेचता रहता है, फिर खरीदते रहते हैं, बेचता रहता है, तो सेल परचेज सारा का सारा जो रहता है, जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, वो आपकी सेकेंडरी मार्केट में ही होती है। ठीक है, तो सारी की सारी ट्रेडिंग जो है सेकेंडरी मार्केट में रहेगी, जो कि सेकेंडरी मार्केट एक प्रकार से स्टॉक एक्सचेंजेस का ही पार्ट है। तो आई होप सो कि ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, किस तरह से हम प्राइमरी मार्केट में आते हैं, शुरुआत करते हैं आईपीओ की, और फिर हम अपनी कंपनीज को लिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर, जहां पर फिर उसके बाद शेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं सेल परचेज के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर
जो मैंने ये चीज बताई है। अब इसके बाद अगर मुझे दोबारा से अपनी कंपनी के शेयर जारी करने हैं, इनकेस मुझे और पैसा इकट्ठा करना है, मुझे दोबारा से जारी करने हैं, तो उसका एक और मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं एफपीओ, जिसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। पहले हमने इनिशियल पढ़ा था, अब ये आता है फॉलो ऑन। दिस इज अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग जो है वो यहां पर आपकी रहती है, आपकी जब कंपनी के शेयर दूसरी बार मुझे दोबारा से एक प्राइमरी मार्केट में लॉन्च करने हो, ऐसी कंपनी जिसने पहले ऑलरेडी अपने शेयर जो है सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। आई होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। किसी तरह कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। देखो इस सेकेंडरी मार्केट की डेफिनेशन यहां पर मेंशन है और एक प्राइमरी मार्केट की डेफिनेशन भी यहां पर आपके लिए मैं दे देता हूं। ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। और इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट की डेफिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह जो भी आगे आगे रहेगा, शेयर्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आएंगे। अच्छा, ये रहा आपका पब्लिक इश्यू आईपीओ की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, इस पीडीएफ में दे रखी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में करता हूं यही समाप्त। ठीक है, आगे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक साथ काफी हद तक मैं आपको एक लंबा सेशन लेकर ये पूरी ये कैपिटल मार्केट एटलीस्ट मैं वन शॉट में आपको कंप्लीट करा दूं। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करते हैं इस सेशन को यहीं पर ही। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? बेसिक आपके क्लियर हो गए किस तरह से प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट फंक्शन करती है, वो बेसिक जो है आपका वो क्लियर हो गया होगा। चलो करेंगे बेटा, एक बार ये कैपिटल मार्केट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही करवा पाऊंगा, है ना। बीच में तो करवा नहीं सकता, है ना। ऐसे तो है नहीं कैपिटल मार्केट खत्म हो जाए बीच में। हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी का जो हमेशा मेरा चैप्टर रहता है, मेरे सिलेबस का लास्ट चैप्टर होता है। रीजन बीइंग, मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसी बहुत सारी टर्म्स आती हैं जो कि यहाँ पर ये कैपिटल मार्केट मनी मार्केट से जुड़ी हुई होती है। तो जब तक आपको कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप मॉनेटरी पॉलिसी कैसे समझ सकते हो। क्योंकि अब तक आपने मॉनेटरी पॉलिसी तो ये समझी होगी कि रेपो है, रिवर्स रेपो है, ये है, परचेज सेल है। अगर वैसा ही समझाना तो शायद मैं पहला लेक्चर ही मॉनेटरी पॉलिसी का ले लेता, है ना। लेकिन मेरा वो कंसेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी का रहता है, मेरा कंसेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी का बिल्कुल डिफरेंट रहता है, जो कि ये सब चीजें समझने के बाद ही समझ में आएगा। जो कंसेप्ट मैं समझाता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें समय लगेगा अभी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, सब होने के बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टिप्स दे देना। चलो ठीक है, जरूर, डन, है ना। करेंगे, लास्ट लेक्चर में याद करा देना, बता देंगे। एनीवेज आज के सेशन को करते हैं यही समाप्त। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, रवि कौन ने देखा तो बहुत अच्छा समझ में आया। ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू।